देखिए आगे, विश्व के विभिन्न भागों में भारत की संस्कृति का प्रसार। कि विश्व में जितने भी जो देश हैं उन सभी देशों के अंदर भारत ने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे किया। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, बड़ी ही बढ़िया भावना, एक तरह से एक ऐसी भावना जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहीं अगर मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम, इस लाइन का अर्थ क्या है? तो देखिए, इस लाइन का अर्थ है संपूर्ण। आपने बहुत बार श्लोक के अंदर सुना होगा, संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण जो पृथ्वी है एक परिवार के समान है। किसके समान है? एक परिवार के समान है। दोस्तों देखिए, हमारी संस्कृति जो है वो कितनी बढ़िया और कितनी शानदार है कि पूरी पृथ्वी को जो है वो क्या मानती है? एक परिवार के समान मानती है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है और हम सब इसके सदस्य हैं, इस बात की भावना को लेकर बहुजन हिताय, बहुजन हिताय का मतलब, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा और जन का मतलब होता है लोग। बहुजन हिताय, उनका हित, उनका हित का मतलब जो है उनका सही दिशा में जो है वो क्या करना? हित करना की दृष्टि से भारत के निवासी समय समय पर देश की सीमाओं को लांघते हुए, लांघने का मतलब होता है सीमाओं को छोड़ मतलब लांघ कर, कूद कर जो है वो दूसरे देश में जाना, ज्ञान विज्ञान की संपत्ति को उन्मुक्त हाथों से बांटने के लिए दूसरे देशों में पहुंचते थे। जो नॉलेज हमारे पास में थी, जो ज्ञान हमारे पास में था, उस ज्ञान को हम बिना किसी स्वार्थ के जो है वो दुनिया को बांटते चले जाते हैं। ठीक है, साइंस ने जो जितनी तरक्की की है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पहले आ चुकी थी। एक बार ब्रिटेन के महान इतिहासकार जिनका नाम था मैक्स मुलर, उन्होंने एक बार भारत के बारे में ये बात कही थी। क्या बात कही थी? ध्यान से सुनिएगा कि 400 साल पहले, 400 साल पहले, यानी कि जब मनुष्य जो है वो उस स्थिति में था जब उसे भाषा का ज्ञान नहीं था, मतलब वो भाषा बोलना नहीं जानता था, ठीक है, कम्युनिकेटिव जो स्किल्स थी वो नहीं थी उसके पास में, उसके 400 साल पहले भारत में, देखिए 400 साल पहले भारत में भाषा का विकास हो चुका था, भाषा का विकास हो चुका था। देखिए कितनी शानदार बात जो है वो कही है मैक्स मुलर ने कि जब इंसान दूसरे महाद्वीपों में बोलना तक नहीं जानता था, भाषा क्या होती है ये नहीं जानता था, उससे भी 400 साल पहले जो है वो भारत में भाषा का विकास हो चुका था। ये बात हमारे देश के लिए क्यों कही गई है दोस्तों? उसका सीधा सा रीज़न ये है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है और बहुजन हिताय, दुनिया में अधिक से अधिक लोगों का जो है वो हित साधा जा सके, इसके लिए जो ज्ञान, जो नॉलेज हमें होती थी उसे हम क्या करते थे? उसे हम उन्मुक्त हाथों से, बिल्कुल मुक्त हाथों से जो है वो बांटते थे लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आगे देखें क्या, मध्य एशिया के ऊपर आते हैं और मध्य एशिया में देखिए क्या क्या हिस्से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए मध्य एशिया में कौन कौन से हिस्से हैं? खोतान, ठीक है, खोतून भी जो है वो कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में तुर्फान, ये भी एक जगह का नाम है। कूचा, ठीक है, और कूचा के बाद में कारा शहर, उग्न देश जो है उसके नाम से इसे जाना जाता है। इन सभी के बारे में जो है वो विस्तार से बात करेंगे, निश्चिंत रहें आप लोग। बस एक बार जो है ये टॉपिक देख लीजिए कि इस मध्य एशिया में जो है वो हम इन जगहों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मध्य एशिया के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। चीन, भारत तथा ईरान के बीच स्थित प्रदेश को मध्य एशिया कहा जाता था। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न उठ सकता है कि चीन, भारत और ईरान के बीच स्थित प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भैया मध्य एशिया कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी राज्यों तथा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के बीच व्यापारिक संपर्क होने के कारण, देखिए व्यापारिक संपर्क होने के कारण उपनिवेशों की स्थापना हुई। ठीक है, जहां जहां भारत जो है वो व्यापार करता था वहां पर क्या कर लेते थे? ये उपनिवेश बना लेते थे। ठीक है, अब उपनिवेश का मतलब वैसे तो होता है गुलाम, ठीक है, हम यही समझते हैं कि उपनिवेश का मतलब जो है वो वैसे क्या होता है? गुलाम। जैसे हम अंग्रेजों के जो है वो 1947 से पहले क्या थे? उपनिवेश थे, गुलाम थे। लेकिन भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती है कि कभी भी किसी को क्या करना है? गुलाम बनाना है। प्रेम भाव से, स्नेह भाव से वहां पर एक उपनिवेश स्थापित करना है और उपनिवेश का सीधा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ व्यापार के ऊपर ध्यान देना। हमें किसी की संपत्ति का लालच नहीं है, हमें किसी को लूटना नहीं है या उसे अपने अधीन नहीं करना है, प्रेम भाव से रहकर और साथ में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए खोतान लिखा हुआ है क्या?
खोतान दक्षिणी मार्ग पर सबसे बड़ा व्यापारिक तथा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। भारत ने जहाँ जहाँ भारत के देश के वासी जो हैं वो गए, वहाँ वहाँ उन लोगों ने अपने आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कुछ इस प्रकार से किया कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे उस भारतीय रंग में जो हैं वो रंगने लग गए। ठीक है दोस्तों, खोतान में बौद्ध धर्म का महायान शाखा के अनुयायी अधिक संख्या में रहते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक जानकारी उठाऊंगा और आपको एक बड़ी बढ़िया जानकारी दूंगा कि बौद्ध धर्म जो है, देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बार बार में जो है वो विवरण आ रहा है। बौद्ध धर्म, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो है वो दो तरह के क्या पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म में दो तरह की शाखाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक शाखा जो है उसे क्या बोला जाता है, हीनयान। क्या बोला जाता है दोस्तों, हीनयान। और दूसरी जो शाखा है उसे बोला जाता है जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है, महायान। तो एक शाखा तो पहले से ही लिखी हुई है, दूसरी मैंने आपको लिखवा दी। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये दोनों आप लोग याद करेंगे? बिल्कुल आपको याद करना होगा। तो दो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, पहली शाखा को बोलते हैं हीनयान और दूसरी शाखा को बोलते हैं महायान। ठीक है, तो यहाँ पे खोतान नाम की जो जगह है दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया के, मध्य एशिया के अंदर, इसमें जो है वो क्या, बौद्ध धर्म के महायान के शाखा के लोग जो है वो बहुत मात्रा में जो बहुत संख्या में जो है वो रहते हैं। कूचा के प्राचीन नरेश, कूचा के जो प्राचीन नरेश था उनका नाम था सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव जैसे भारतीय नाम धारण करते थे। मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो नाम भी भारतीय धारण करते थे। संस्कृति तो अपनाई थी उन्होंने, और नाम जो है वो भी कैसे धारण करते थे, भारतीय नाम जो है वो धारण किया करते थे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी के साथ में। देखिए मध्य एशिया में और भी क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सैकड़ों में स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किया गया। कारा शहर कनिष्क के साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कूचा के पूर्व में तुर्फान में भी बौद्ध अवशेष एवं संस्कृत भाषा के अभिलेख प्राप्त हों। कितनी अच्छी बात है, देखिए कि ये संस्कृत भाषा के जो अभिलेख हैं ये दुनिया के और देशों से भी मिल रहे हैं, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, और देशों में भी जो है वो संस्कृत भाषा के अभिलेख जो हैं वो मिल रहे हैं। आज बड़ी शोक और बड़ी दुविधा की बात है दोस्तों कि अगर भारत में संस्कृत भाषी लोगों की अगर एक तरह से मतलब संख्या की बात करें या संस्कृत भाषी स्कूलों की बात करें तो बहुत माइनर या बहुत कम, या यूँ कह लीजिए कि ना के बराबर संस्कृत जो है बोली जाती है। जबकि भाषाओं की जननी जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, संस्कृत को कहा जाता है। हमारी इस संस्कृत को जो है वो भाषाओं की जननी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके साथ ही इसमें और क्या क्या जानकारियाँ आपके लिए जो है मैं लेके आया हूँ। चीनी यात्रियों के बारे में जो है वो बात करेंगे दोस्तों। देखिए चीनी यात्री कौन कौन से थे, देखिए फाइयान हेवनसांग, ये जो कौन थे, ये चीनी यात्री थे। ठीक है, और ये चीनी यात्री करने के आते थे, तो इनके बारे में जो है वो मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये लोग जो है वो यहाँ पर फाइयान और हेवनसांग। सबसे पहली चीज़ ये जानना जरूरी कि ये लोग आए किसके टाइम पीरियड में थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको फाइयान के बारे में बताता हूँ। देखिए फाइयान जो है वो गुप्त साम्राज्य के टाइम में आया था, और फाइयान के समय में जो है वो गुप्त साम्राज्य में कौन से राजा थे, तो चंद्रगुप्त, कौन से राजा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है वो फाइयान भारत के अंदर आए थे, और आकर इन्होंने यहाँ पर यात्रा की। यात्रा करके भारत की स्थिति को देखा कि कितना बढ़िया देश है ये, कितना शानदार देश है ये। ठीक है, और उन्हीं के बाद में जो है कुछ समय बाद में जो है वो हेवनसांग आए। और हेवनसांग जो है वो किसके समय में आए दोस्तों, तो देखिए हेवनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में जो है वो हेवनसांग जो है वो आए थे। तो आपको याद करने में जो है वो आसानी होगी, है फोर जो है वो हेवनसांग होगा और है जो है उसी से हर्षवर्धन का नाम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप मैच्योर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और पूछने के बाद में आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो, तो फाइयान की जगह हेवनसांग और हेवनसांग की जगह जो है वो फाइयान हो जाता है। तो ध्यान रखिए, हेवनसांग जो है वो है शब्द से बना हुआ है, और है शब्द से ही हमारा हर्षवर्धन भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इनके समय में ये यहाँ पर आए थे, और आने के बाद में ये लोग क्या यहाँ पर पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई के साथ में यहाँ पर घूमते भी थे, और घूमकर यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ेंगे कि दक्षिणी मार्ग खोतान, और दक्षिणी मार्ग खोतान में जो है मार्ग, और उसके अलावा जो उत्तरी मार्ग है कूचा के अंदर, उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से उपनिवेश और शक्तिशाली कौन कौन से उपनिवेश थे जो किसके द्वारा बनाए गए, इन भारतीय राजाओं के द्वारा यहाँ पर बनाए गए। और बनाने के बाद में ये आपस में राजनीतिक रूप से, आपस में धार्मिक रूप से, आपस में सांस्कृतिक रूप से, आपस में आर्थिक रूप से जो है वो जुड़ गए।
यही बात हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं कि भारत का विश्व के साथ में जुड़ाव कैसे हुआ और वो जुड़ाव के कारण कौन कौन से थे। तो यही कारण है कि कभी हम जो हैं वो अपनी कंट्री को, अपने देश को क्रॉस करके किसी और देश में चले जाए घूमने के लिए, वहाँ पर अपनी संस्कृति को बनाए, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि चाइना से, चीन से जो है वो कुछ यात्री इनके समय में जो है वो यहाँ पे आए और आकर यहाँ की संस्कृति को देखा। इन्हें लगा कि भाई भारत की संस्कृति दुनिया की इतनी अच्छी संस्कृति है, क्या ये बात सही है? और सही है तो चलो एक बार देख के आ जाते हैं। वो आए यहाँ पे और आने के बाद में जो है इन चीज़ों को उन्होंने देखा और देखने के बाद में बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए फाहियान के बारे में जो है वो मैं आपको एक कथन बताना चाहूँगा कि फाहियान ने चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं द्वितीय के समय में एक कथन कहा था। वो क्या कथन था? वो कथन ये था कि भारत के लोग, ठीक है दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, भारत के लोग घरों में, भारत के लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। भारत के लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है फाहियान का, ठीक है। और ये फाहियान ने किसके समय के लिए कहा? चंद्रगुप्त के समय के लिए। चंद्रगुप्त का समय यानी कि गुप्त शासन। कौन सा शासन दोस्तों? गुप्त शासन। यह वह शासन है दोस्तों जिसे भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। कौन सा युग? स्वर्ण युग कहा जाता है। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्वर्ण युग। कौन सा? गुप्त वंश। और इसमें महान राजाओं की लिस्ट में एक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और उस समय एक यात्री आया जिसका नाम था फाहियान, जिसने इस भारत की व्यवस्था को जब देखा तो देखने के बाद में वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने ये बताया क्या कि भारत के लोग जो हैं वो घरों में क्या नहीं लगाते थे? ताला नहीं लगाते थे। ताला नहीं लगाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि न्याय व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा बेहतर थी कि लोगों को डर ही नहीं था चोरी का कि कोई हमारे घर से कुछ चुरा लेगा। राजा ने सभी को इतना भरपूर चीज़ दे रखा था, सभी के घर जो है वो इतने खुशहाल थे, सभी लोग इतने अच्छी तरह से जीवन जीते थे कि उन्हें चोरी करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी दोस्तों। देखिए कितनी शानदार और कितनी अच्छी बात इसके लिए बोली गई है। आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए कारा शहर आगन देश जो है उसके बारे में जो है वो जानकारी दी हुई है। देखिए इंद्रा अर्जुन और चंद्र अर्जुन, ये दो कारा शहर के दो हिस्से हुआ करते थे उस समय में, जिसमें पहले हिस्से को जो है वो क्या बोला जाता था? पहले हिस्से को जो है वो इंद्रार्जुन बोला जाता था और दूसरे हिस्से को जो है वो चंद्रार्जुन बोला जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये नाम, यहाँ पे आपको फोकस ये करना है कि नाम देखिए आप, नाम जो है वो हिंदी नाम है जो हमारी संस्कृति की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो विश्व में रहते कहीं भी हो लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में जो है वो समझते थे, जानते थे, जानकारी रखते थे और नाम भी वैसे ही रखा करते थे दोस्तों, ठीक है।